Good morning, students. Today we will discuss a new topic, development of monocot embryo. In our previous lecture, uh, we have studied about development of dicot embryo. तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, कैसे डाइकोट प्लांट का जो जाइगोट है कैसे अपनी जर्नी तय करता है और कैसे वो एम्ब्रियो बनता है. Similarly, in case of monocot, how do they do it? So in case of monocot embryo, obviously it would begin with a zygote formation. After fertilization, zygote is formed, which is diploid in nature. Okay, so this is zygote which is diploid in nature, and as you know, this upper side, when it comes to the structure of ovule, the upper side is chalazal side or chalazal end, and the lower side is micropyle end. ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है इस चीज को, chalazal end and micropyle end. Okay, so this is zygote which is diploid. Now this zygote has to become an embryo in monocots. So this zygote will undergo mitotic division or mitosis as it was in case of dicot. Similarly, बात वही चलेगी, जैसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद जो भी डिविजन्स होंगी वो हमेशा माइटोटिक डिविजन्स होंगी, मींस ऑलवेज माइटोसिस. सो जाइगोट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू डाइकोट से. इन केस ऑफ डाइकोट आपने क्या देखा था, जब जाइगोट माइटोटिक डिवीजन के अंदर गया था वहां पे जो डिवीजन हुई थी इनटू टू सेल्स, वहां पे एक टर्मिनल सेल बना था टुवर्ड्स चलेजल एंड एंड बेसल सेल बना था टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिविजन्स होंगी. ओके, 2 divisions in case of dicot embryo and 3 divisions in case of monocot embryo, mitotic divisions. So this one is towards chalicer end is again terminal cell, and towards micropyle end is basal cell. And here you can see a new cell which was not in case of dicot embryo, which is middle cell. Okay, so these are the arrangements of a zygote after mitotic division, after 3 divisions of zygotic cell, which would turn into which would modify into a terminal cell, middle cell and basal cell. तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो में पहला डिफरेंस यही है कि इन केस ऑफ डाइकोट वहां सिर्फ 2 सेल्स, ओनली 2 डिविजन्स होंगी. Towards chalazial end there is terminal cell and towards micropyle end there is basal cell. Monocot में एक एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, middle cell. So what are these modifications are meant for? अब ये जो वो modifications है ये आगे चल के क्या बनाएंगी, ये जो cells है आगे चल के किन चीजों में modify होंगे, ये आप चीज यहाँ देख सकते हैं. This terminal cell will be modified into cotyledon. ठीक है, देयर इज ओनली वन कोटिलिडन, सो दैट्स व्हाई नोन एज मोनोकोट. इसका नाम इसलिए पड़ा है मोनोकोट, डाइकोट. मोनो मींस वन, ओनली वन कोटिलिडन, डाई मींस टू कोटिलिडन्स इन केस ऑफ डाइकोट्स. सो ये जो टर्मिनल सेल है ये एक कोटिलिडन में, जो कि एक ही कोटिलिडन होता है मोनोकोट्स में, उसमें ये मॉडिफाई होगा टर्मिनल सेल. जो मिडिल सेल है ये ऑलमोस्ट जितने भी जो पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के, चाहे आप बात कर लीजिए प्लूम्यूल की, चाहे बात कर लीजिए आप एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एवरीथिंग, जो भी एम्ब्रियो बनेगा आगे चल के, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट वो कौन सा सेल इसमें मॉडिफाई होगा, ये मिडिल सेल मॉडिफाई होगा उस एम्ब्रियो में. ओके, एंड दिस बेसल सेल समवट न्यूट्रिटिव इन नेचर. ये जो बेसल सेल है ये न्यूट्रिटिव इन नेचर रहेगा एंड आफ्टर सम टाइम इट वुड डीजनरेट. ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई, डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट. ओनली दिस एक्स्ट्रा वन, यू हैव मिडल सेल इन केस ऑफ मोनोकोट्स. नाउ इन अ थर्ड स्टेप, here you can see a cellular arrangement
of a monocot embryo. This is a terminal cell region, this is middle cell region and this is basal cell. Basal cell इसमें सर्कुलर ही रहेगा, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होगी, बाद में ये आपका डीजेनरेट हो जाएगा. Then in the fourth step, here you can see this is basal cell region. जो सर्कुलर जो सेल बना है आपका, this is basal cell region and just above the basal cell these are suspensor. Suspensor are very less in number as compared to dicot embryo. Dicot embryo में आपने देखा था कि basal cells जब आगे मॉडिफाई होंगे तो सस्पेंसर काफी नंबर्स में बनते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकोट्स ये सस्पेंसर बहुत कम बनेंगे just above the basal cell. Okay, so this is basal cell, these are suspensor and कुछ समय के बाद ये degenerate हो जाएंगे and they are somewhat nutritive in nature. और just to you can say ये जो structure है इसका एम्ब्रियो का, उसको थोड़ा सा वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं थोड़े से. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस पार्ट. यहाँ आपको बात समझ में आ गई. दिस इज बेसल सेल, दिस इज सस्पेंसर. तो ये तो इसकी मॉडिफिकेशन आ गई, ज्यादा ये मॉडिफाई हुआ नहीं ये चीज. देन यू हैव दिस एम्ब्रियो पार्ट, दिस होल एम्ब्रियो पार्ट. ये जो आप थोड़ा आर्क शेप देख रहे हैं सारा का सारा, दिस इज होल एम्ब्रियो पार्ट. दिस एम्ब्रियो पार्ट ये कहां से मॉडिफाई हुआ? इस मिडल सेल से ये मॉडिफाई होकर ये बना है सारा का सारा. ठीक है. एंड दिस अपर टिप रीजन इज नोन एज कोलियोटाइल. कोलियोटाइल. And this coleotile is known as plumule in dicots. Okay, this coleotile is known as plumule in dicots. This is cotyledonary node by which cotyledon is attached with embryo. ये वो नोड है जिससे कोटिलिडन जो है वो अटैच्ड होता है एम्ब्रियो के साथ. तो दिस इज कोटिलिडनरी नोड जो कि आपने डाइकोट्स में भी देखी थी. एंड द रीजन बिटवीन दिस कोलियोटाइल एंड कोटिलिडनरी नोड, दिस इज एपिकोटाइल. ये एपिकोटाइल है, इस नोड और कोलियोटाइल के बीच में आपको मिलेगा एपिकोटाइल. एंड देन टू द लोअर साइड here you can see this lower tip is known as coleorhiza. Coleorhiza. And the region between this cotyledonary node and this coleorhiza, this region is hypocotyle region. Functions ये नाम नेम वगैरह इसके सेम रहेंगे, लेकिन बस बात वही आती है. जैसे प्लूम्यूल की बात करें तो कोलियोटाइल हम बोलते हैं इन केस ऑफ मोनोकोट्स में. तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मोनोकोट embryo. Coleotile, epicotyle, cotyledonary node which makes connect of cotyledon and embryonic structure. Then you have hypocotyle and coleorhiza. ये एक्चुअल में रूट एपेक्स की ओर जाएगा कोलियोराइजा, और इसको एक प्रोटेक्शन देता है रूट टिप को, रूट कैप को. और एक तरह से ये रूट कैप रूट टिप में ये मॉडिफाई भी होता है. तो जब ये ग्रोथ होगी टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. सो हियर यू कैन सी दिस कोटिलिडन, ओनली वन कोटिलिडन विल बी फॉर्म्ड बिकॉज दे आर मोनोकोट्स. तो एक ही इसमें आपका जो कोटिलिडन बनेगा इन केस ऑफ मोनोकोट्स में, एंड इज नोन एज स्कुटिलम ड्यू टू इट्स साइज. इसको बोलते हैं स्कुटिलम भी बोलते हैं इसको इन केस ऑफ मोनोकोट्स. स्कुटिलम और कोटिलिडन इन केस ऑफ मोनोकोट्स. दिस इज सस्पेंसर एंड दिस basal cell and suspensor, and they are somewhat nutritive in nature, and after some time during the embryonic development they will get degenerated. Okay, and here you can see a simple structure. This is cotyledon, this is coleotile, this is coleorhiza. हम इसको इस तरह से ले सकते हैं. Okay. And here you can see a monocot plant, which is for example maize plant. How this embryo is arranged inside a monocot seed. So here you can see this is a seed of maize plant. This is extra endospermic layer which is known as alluron layer. So alluron layer
is highly protective in nature, and inside this layer this is starchy endosperm, and this starchy endosperm actually provides nourishment to the growing embryo. इसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कोटिलिडन यहाँ पे प्रेजेंट है इस एम्ब्रियो के साथ, यहाँ पे ये देखिए, इस कोटिलिडन के पास इसमें कुछ भी नहीं है. It has nothing when it comes to any reserve food for growing embryo. इसके पास कोई भी रिजर्व फूड नहीं होता है. तो ये रिजर्व फूड कहाँ से प्रोवाइड करेगा? होता क्या है कि ये जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, यहाँ से वो जो न्यूट्रिटिव फूड होगा वो पास ऑन करेगा इस लेयर के थ्रू, वो पास ऑन करेगा इस लेयर के थ्रू नीचे, और सबसे पहले जैसे ये स्टार्ची एंडोस्पर्म यहाँ पास करेगा इस लेयर के अक्रॉस, वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? कोटिलिडन में. तो कोटिलिडन में ये स्टार्ची एंडोस्पर्म का जो रिजर्व है वो पहले वहां इकट्ठा होगा कोटिलिडन में, और कोटिलिडन के थ्रू किसको मिलेगा? एम्ब्रियो को. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, एंड डू रिवाइज properly. Thank you very much.